भाजपा ने तैयार की विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर रिपोर्ट और भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने राष्ट्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी है। भाजपा को बसपा से विधानसभा चुनाव में मिला बड़ा फायदा, रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसके अलावा बसपा ने 122 सीटों पर जाति के हिसाब से अपने प्रत्याशी उतारे थे। सपा प्रत्याशी की जाति के हिसाब से बसपा प्रत्याशियों का चयन हुआ, रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई। इसके अलावा 91 मुस्लिम और 15 यादव उम्मीदवार बसपा ने उतारे। एमवाई फैक्टर के अनुसार इन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना थी। बसपा से सजातीय उम्मीदवार उतारने का फायदा भाजपा को मिला और भाजपा ने इन 122 में से 68 सीटों पर हासिल की है जीत। तो ये तमाम बातें रिपोर्ट में सामने आई है। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेश जी, लगातार ये देखिए ये आरोप बसपा पर लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो रिपोर्ट सामने आई है, कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है कि बीएसपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। देखिए, जो रिपोर्ट दी गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण और अहम विषय ये है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि जो निषाद पार्टी है, जो अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, उससे बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। मतदाताओं ने मतदान नहीं किया उनके पक्ष में, लेकिन बसपा ने जो टैक्टिकल उम्मीदवार उतारे, जैसे आपने कहा कि 122 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे जो एमवाई समीकरण यानी 91 मुस्लिम और 15 यादव उम्मीदवार थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ और 68 सीटों पर कमल खिल गया। आपको समझिए कि ऐसी जगहों पर कैंडिडेट बसपा ने उतारा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट बची हुई थी, लेकिन बसपा के उम्मीदवारों की वजह से, वोट काटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी जगह पर जहां कमल खिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां पर बसपा की वजह से जीत हासिल कर ली। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि फरेंदा, सिराथू और 1 दर्जन से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं किया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां निषाद पार्टी से गठबंधन होने के बावजूद भी निषादों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। ऐसे में जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार जो 250 से ज्यादा सीट मिली है, उसमें बसपा टैक्टिकल उम्मीदवारों को उतारने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की है और बसपा बहुत ज्यादा संबल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम आई है। और पिछली बार भी 2017 में भी माना जा रहा था कि 100 सीटें मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दिया था बहुजन समाज पार्टी ने, जिसकी वजह से हार हुई थी समाजवादी पार्टी की। 2017 की जब समीक्षा हुई थी उस समय भी इस बात को लेकर चर्चा किया जाता था कि अगर ढंग से बसपा ने कैंडिडेट नहीं उतारे होते तो भाजपा को तो जीत हासिल हुई है। बिल्कुल, यानी कि बीएसपी का बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को वीरेश जी मिला है, जैसा कि ये रिपोर्ट में भी बातें सामने आई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें ये बात सामने आई है कि बीएसपी की वजह से बहुत फायदा हुआ भारतीय जनता पार्टी का। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज हत्याकांड मामले की जांच एसटीएफ करेगी। ये बड़ा अपडेट इस मामले में मिल रहा है। जांच के लिए लखनऊ से रवाना हुई एसटीएफ की टीम और 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज सुबह ही 5 लोगों का शव बरामद किया गया था, लेकिन अब बड़ा अपडेट आपको दे दें, एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी। जानकारी इस बात की है कि जांच के लिए लखनऊ से एसटीएफ की टीम रवाना भी हो चुकी है और 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आज सुबह ही 5 लोगों की हत्या की बात सामने आई, 5 लोगों के शव बरामद किए गए। अब इस मामले में एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। एसटीएफ को हैंडओवर किया जा रहा है। जांच के लिए लखनऊ से टीम भी रवाना हो चुकी है। सीएम की खुद इस पर नजर है और दोषी जो भी होगा उसे बख्शा नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में हुए नृशंस हत्याकांड का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमारे साथ में इस समय एडीजी एलओ प्रशांत कुमार जी हैं। सर, जो प्रयागराज की घटना है, अब तक क्या चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या आप लोग देख रहे हैं? यह थरवई थाने के खेवराजपुर गांव में दुखद घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया जो शव हैं उस पे धारदार हथियार के चोट हैं, जो वहाँ से मौके से बताया गया है। और वहाँ 2 कमरे का घर है, जिसमें एक कमरे में आग भी लगी हुई थी, जिसको वहाँ फायर सर्विस ने पहुँच के उसको बुझाया है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है
और वहाँ की फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड इत्यादि का भी उपयोग किया जा रहा है। विशेष टीम भी इसके लिए लगाई गई है, हमारी एसटीएफ की टीम भी वहाँ पर भेजी गई है और यहाँ से मुख्यालय से यही निर्देश है कि जल्द से जल्द इस घटना का सही अनावरण किया जाए। सर, हम देख रहे हैं सुबह से आप लगातार वहाँ पर अधिकारियों के भी संपर्क में हैं, जिले के जो अधिकारी हैं। अब तक क्या वहाँ से प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल कर कुछ सामने आई हैं? अभी वहाँ गांव वालों में भी उत्तेजना थी, कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई थी। अब लोगों को समझा बुझा के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने और कुछ विवेचना आगे बढ़ने के बाद ही घटना के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी बताया जाना संभव होगा। अभी तक यानी कहे तो मोटिव जो है वो क्लियर नहीं है? अभी मोटिव क्लियर नहीं है और हम लोग हर एक पहलू पे विचार कर रहे हैं। लगभग एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी घटना है प्रयागराज में। एक घटना पहले हुई और आज 5 लोगों की नृशंस हत्या। जी, वो पहले की घटना के बारे में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले थे वो मीडिया के साथ शेयर किए गए थे, उसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और इसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खुलासा हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि सारे पहलुओं को देखते हुए उसके बाद ही इस केस का खुलासा किया जाए। सर, मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी निर्देश दिए गए और लगातार आप लोग भी प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए बैठकें हो रही हैं, तमाम प्रयास हो रहे हैं। क्या माने कि कड़ी कार्रवाई होगी जो भी दोषी? नहीं, अवश्य अपराधियों पे और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे अवश्य ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में एडीजीएलओ प्रशांत कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ के जो भी हालात थे, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी उसको देखते हुए सब काम किया जा रहा है। फिलहाल लोगों को मनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शवों को और वहाँ से जाँच जारी है। एसटीएफ की टीम को भी भेजा गया है वहाँ पर आगे की जाँच के लिए और रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की आप बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी और इस पूरे मामले में जांच हो रही है, जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, मृतकों में 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की आशंका है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। प्रयागराज हत्याकांड पर बड़ा अपडेट है। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी हुआ है। करीबी रिश्तेदार ने जताई दुष्कर्म की आशंका। बेटी और बहू के शरीर पर कपड़े नहीं मिले, दुष्कर्म के विरोध पर ही हत्या की आशंका है। तो ये एक बड़ा पहलू इसमें निकलकर सामने आ रहा है। और चलिए इस बीच आपको इस मामले में एक और बड़ा अपडेट दे दे। एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करने वाली है। जानकारी इस बात की है कि लखनऊ से टीमें रवाना हो चुकी हैं, थोड़ी देर में वो प्रयागराज पहुंच जाएंगी। प्रयागराज हत्याकांड मामले की जांच एसटीएफ करेगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जांच के लिए लखनऊ से एसटीएफ की टीम रवाना। एक घर में आग भी लगी हुई है, जिसको तत्काल फायर सर्विस ने बुझाया है। वहाँ से जो एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है तथा मुख्यालय पर सूचना दी है, उसके हिसाब से सभी पहलुओं पे विचार हो रहा है कि ये घटना क्यों कारित की गई है और क्या इसके पीछे रंजिश हो सकती है। ये गंभीर घटना है और मुख्यालय एवं शासन की तरफ से भी इसके लिए विशेष टीमों को गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी जो एसटीएफ की यूनिट है प्रयागराज की, उसको भी मौके पे भेजा गया है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा। फिलहाल ये घटना काफ़ी सीरियस नेचर की है और इसमें ये भी बताया गया है कि जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण किया जाए। क्या लगता है कुछ घरेलू रंजिश लगती है, क्या कारण लगता है? अभी इस संबंध में कुछ भी कहना उचित नहीं है जब तक कि पोस्टमार्टम नहीं हो जाती और विस्तृत प्रारंभिक विवेचना नहीं हो जाती, तब तक अभी मोटिव के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और सीरियल किलिंग मामले में आपको कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया ये जा रहा है कि ईंट पत्थर से कुचलकर सभी की हत्या की गई है और मृतक के घर में आग लगाई गई है। मृतकों में परिवार के ही 3 अन्य लोग शामिल हैं और इसके अलावा सामूहिक हत्या की सूचना पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की मदद से जांच की जा रही है। थरबई थाना क्षेत्र के खिवराजपुर गांव में ये वारदात हुई है। अब एसटीएफ इस पूरे मामले को हैंडल करेगी क्योंकि एसटीएफ को ये जांच
को हैंडओवर किया गया है। जानकारी इस बात की है कि अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ से प्रयागराज एसटीएफ की टीम पहुंचने वाली है और मामले की जांच होगी। हालांकि प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। और इससे पहले देखिए, जो वारदात हुई है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रयागराज में हत्या की बड़ी वारदातें कब कब हुई हैं वो आप देख सकते हैं। 2 जुलाई 2020 को एक घटना घटी। इससे पहले 7 सितंबर 2018 को सोराव के बिगहिया गांव में घटना घटी थी। 19 मार्च 2018 को एक घटना घटी थी। 23 अप्रैल 2022 को खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे पहले 16 अप्रैल 2022 को ही नवाबगंज के खागलपुर में ये घटना एक घटी थी। 25 अक्टूबर 2021 को इससे पहले गोहरी गांव में घटना घटी थी। इसके अलावा 5 जनवरी 2020 को सोराव गांव में घटना हुई थी। 2 जुलाई 2020 को होलागढ़ में वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा देखिए 7 सितंबर 2018 को भी एक मामला सामने आया था। 19 मार्च 2018 को भी एक मामला सामने आया। तो ये तमाम वो जानकारी आपको दे रहे हैं जो प्रयागराज में हत्या की बड़ी वारदातें हुई हैं। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने की वहीं प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हत्याकांड की वजह अब तक साफ नहीं है। ये गांव खेमराजपुर है। इस परिवार में 4-5 शव होने और घर में आग लगने की सूचना मिलती हमारी पुलिस यहाँ मौके पर पहुंचती है तो देखा कि एक कमरे में भयंकर आग लगा है। सबसे पहले आग बुझा, उसी तरफ आग के पास में 2 शव मिला और 2 बॉडीज हमें दूसरी तरफ भी मिला है। पुलिस की तेज तर्रार टीम उस पर गठित कर दी गई है। पुलिस टीमें फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड को लेकर यहाँ पे आई। मैं बतौर एसएसपी मैं खुद यहाँ पे आया, सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं। सभी टीमों ने जांच पड़ताल कर लिया है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार की चोटें हैं बॉडी पर और क्या क्या चोटें हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो छोटी बच्ची जीवित बची है 5 साल की है, उसको भी पुलिस संभाल रही है और उससे भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर डिग्री मान्य नहीं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भारत में पाकिस्तान से शिक्षा लेने पर डिग्री मान्य नहीं होगी और यूजीसी और एआईसीटीई ने जारी किया है पत्र। इसके लिए भारतीय को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा लेने से मना किया गया। ये बड़ा फैसला हुआ है। पाकिस्तान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर डिग्री मान्य नहीं होगी। अविनाश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अविनाश, ये बहुत बड़ी खबर छात्रों के लिए भी, उन्हें अलर्ट करने के लिए भी कि अगर पाकिस्तान से आप शिक्षा लेते हैं तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। क्या ये पूरी जानकारी है, क्या अपडेट है इस खबर पर? तो देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कई भारतीय छात्र हैं जो पाकिस्तान जाकर उच्च शिक्षा लेते हैं, उनमें अगर बात करें तो आज यूजीसी और एआईसीटीई उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किसी भी विषय में अगर पाकिस्तान में जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो ना तो आप देश में नौकरी पाने के योग्य रहेंगे, ना आपको आपकी डिग्री देश में मान्य की जाएगी। ये अपनी ओर से आदेश साफ तौर पर यूजीसी और एआईसीटीई ने जारी कर दिया है। अब अगर कोई छात्र जाकर पाकिस्तान वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करता है तो भारत में ना तो नौकरी पाने के काबिल होगा, ना तो उसकी डिग्री मान्य की जाएगी। किसी तरीके की भी रोजगार हिंदुस्तान के अंदर नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पे अपनी ओर से यूजीसी ने कह दिया। हालांकि उसने एक बात ये भी कही कि जो शरणार्थी हैं, अगर उनको भारत सरकार का गृह मंत्रालय परमिशन देता है तब उनको विशेष परिस्थितियों में फिर देश में नौकरी रोजगार। जी, लेकिन अविनाश एक सवाल और भी, क्योंकि जिन्होंने पहले डिग्री ले ली हो, क्या उनके लिए कोई नियम है या ये कब से मान्य होगा, क्या इसकी जानकारी दी गई है? देखिए, अगर बात करें तो यूजीसी ने साफ तौर पे कहा है कि इस सेशन से जो भी पाकिस्तान जाकर वहां पे अगर उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा तो उनकी डिग्री मान्य नहीं की गई। जो पहले ले चुके हैं उनकी मान्य रही है, तो इस वजह से अब जो नई डिग्री लेंगे उनके लिए ये डिग्री मान्य नहीं होगी, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। और अब खबर इटावा से है, जहां इटावा में जिला अस्पताल में एक शख्स को चप्पल और पत्थर से महिला ने पीटा है। किसी बात को लेकर उस शख्स से महिला की कहासुनी हो गई थी और इसी के बाद मारपीट हो गई। अब मारपीट की ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, आप भी देख सकते हैं किस तरीके से महिला ने चप्पल से जमकर पिटाई की है। किसी बात को लेकर शख्स से उसकी कहासुनी हो गई। उसके बाद महिला ने जमकर धुनाई की है। चप्पल और पत्थरों की बरसात महिला ने किस तरीके से की, इस वीडियो में आप देख सकते हैं।
मत जाओ तुम मत जाओ मम्मी हटाओ तुम हटाओ मम्मी तुम हटाओ तुम हटाओ। और अब बात अवैध कब्जे पर हो रही कार्रवाई की करेंगे, क्योंकि अवैध कब्जे पर यूपी में लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में शहर शहर बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। कानपुर और सहारनपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर कानपुर से है, जहां की नरवल तहसील के पिपरगवा गांव में अवैध कब्जा छुड़वाया गया है। इस दौरान 2 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सहारनपुर से है, जहां थाना सरसावा पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने 7 करोड़ की कीमत की 220 बीघा जमीन कब्जा मुक्त करवाई है। तो लगातार कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर कार्रवाई की ये 2 तस्वीरें कानपुर और सहारनपुर से आप देख रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दें, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। कृष्णकांत को रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड किया गया है, जबकि दीपांशु शर्मा को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। 2 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। कृष्णकांत को रिश्वत मांगने के आरोप में बताया जा रहा है कि सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दीपांशु शर्मा नाम के कर्मचारी को काम में लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया है। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के 2 कर्मचारियों पर एक्शन हुआ है और आपको बताएं कि वीसी ने 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया। एक को रिश्वत देने के आरोप में, जबकि दूसरे को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड किया गया। और अब खबर हरदोई से है, जहां हरदोई में सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रवक्ता ने बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। सुभाषपा प्रवक्ता ने कहा कि बुलडोजर माफिया की जगह गरीबों पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बुलडोजर उन माफियाओं पर नहीं चल रहा है जो वाकई में माफिया हैं। माफिया तो पूरी तरीके से आराम से एसी में रह रहे। बुलडोजर गरीब जो अपनी रेहड़ी लगाने वाला है, कोई छोटा सा काम करने वाला है, उसके घरों पर ये भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। तानाशाह के यहाँ बुलडोजर चलाने की सरकार नहीं जाएगी। और अब बात संभल की करते हैं। संभल में अवैध अतिक्रमण पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे लगा अतिक्रमण हटा दिया गया। ट्रकों की अवैध पार्किंग भी हटाई गई है। यहां खुद एसडीएम हाथों में डंडा लिए गाड़ियों को हटाने के लिए पहुंचे थे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक्शन में प्रशासन है और सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाया गया है। ट्रकों की अवैध पार्किंग भी हटाई गई है। इस दौरान एसडीएम खुद वहां पर मौके पर मौजूद थे, ताकि किसी भी तरीके का अगर विरोध होता है तो लोगों को समझाने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वो खुद वहां पर सतर्क रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का लगातार बुलडोजर चल रहा है। एसडीएम की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से हाथ में डंडा लेकर वो वहां पर बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दिए। लोगों को पहले समझाया गया कि अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं होगा। नोटिस उसके लिए लोगों को दी जा रही है और अगर जो खुद से अतिक्रमण को नहीं हटा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार ने लोगों को जल्द इंसाफ दिलाने पर केंद्रित किया अपना ध्यान। ये बड़ी खबर मिल रही है। गृह विभाग ने महिला अपराध के मामले में हुई कार्रवाई के आधार पर प्रभावी पैरवी की कार्य योजना तैयार की है। 6 माह की कार्य योजना में 6 अभियुक्तों को मृत्यु दंड और 300 को उम्र कैद की सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 6 माह की जो कार्य योजना है उसमें 6 अभियुक्तों को मृत्यु दंड और 300 को उम्र कैद की सजा दिलाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 2 साल की कार्य योजना के तहत 10 अभियुक्तों को मृत्यु दंड और 500 को आजीवन कारावास की सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।